हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फरवरी 2025 की मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विमेन आईएएस। इसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी तक हमने इसके 30 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। यानी कि आपका पहला लेक्चर आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, उसको कंप्लीट किया गया। फिर दूसरा लेक्चर आता है आपका आईआर का, उसको कवर किया गया। फिर तीसरा आता है आपका इकोनॉमी का। इकोनॉमी में भी आपको दो पार्ट में कवर करके दे रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी का सेगमेंट अभी इस बार की फरवरी मंथ में काफी बड़ा है। इकोनॉमी से रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि इस बार बजट पेश किया गया था, तो इकोनॉमी का सेक्शन और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको और डिटेल में अच्छे से समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है फरवरी 2025 से। तो उसके अंतर्गत आपको पूरे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे जो अभी हैं, और इसके आगामी जो भी लेक्चर आएंगे उन सबको दिया जाएगा। तो ये हुआ। फिर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी की दीक्षा पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट के अंतर्गत देखा जाए तो 8 से 9 क्लास आप देते हैं, जिसके अंतर्गत पूरी मैगजीन को कवर कराई जाती है। वो भी सब्जेक्टिव वाइज होती है, ताकि आप दे रहे हैं कि आपने अगर पॉलिटी का पढ़ा तो उसके साथ ही आप पॉलिटी के करंट अफेयर को पढ़ लें। अगर इकोनॉमी पढ़ा तो इकोनॉमी के करंट अफेयर को पढ़ लें। अगर इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़ा तो एनवायरमेंट के करंट अफेयर को पढ़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपका सेक्शन वाइज ये सीरीज चलाई जाती है। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस समय हमारा जो टॉपिक आता है वो इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमने काफी मेजर टॉपिक इसके ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, काफी डिटेल में भी कंप्लीट किया है। यहाँ तक देखा जाए तो हमारा ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जब आप पार्ट फर्स्ट देखिएगा तो उसमें टॉपिक कवर होते हुए दिखेंगे, जिसमें हमने एकदम फुल डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि इस बार बजट आया था, तो ये जितने भी चीजें हैं ये आपके बजट से रिलेटेड है, और भी ये आगे जो आएंगे वो बजट से संबंधित होंगे। कि 2025 पर 26 के बजट में इस चीज की घोषणा की गई, इस चीज की मंजूरी आई। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपका प्री का क्वेश्चन हो या मैथ्स का क्वेश्चन हो। अगर इस तरीके के जो प्रारूप होते हैं वो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने और डिटेल में इसको समझने की कोशिश की। पार्ट फर्स्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर आप अभी आज सेकंड पार्ट पे लेकर चलते हैं, जिसमें हम अर्बन चैलेंज फंड से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें सहकारी सहकारी बैंकिंग, पुनर्गठित कौशल भारत और संक्षिप्त सुर्खियों में बात करेंगे, जैसे कि आपकी ओएसपी में आती है घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के बारे में, डिजिटल इंश्योरेंस के बारे में, डिपोजिट इंश्योरेंस, जीआई टैग वाले चावल के लिए। तो इस तरीके के हमारे आज के टॉपिक होंगे, तो इन टॉपिक के बारे में पढ़े। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा आज का टॉपिक आता है अर्बन चैलेंज फंड के बारे में। तो सबसे पहले तो अर्बन चैलेंज फंड के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि आखिर इस चैलेंजिंग फंड की शुरुआत कहाँ से होगी। शुरुआत का आपको पहले प्रारूप बता दिया गया है कि ये जो सब सिनेरियो अभी तक हमने जो भी 5 टॉपिक पहले के 5-6 टॉपिक पढ़े हैं, उन टॉपिक में भी हमने बजट के अंतर्गत देखा कि केंद्रीय बजट में ये प्रावधान लिए गए हैं, और ये भी आपका बजट के अंतर्गत ही आता है कि इसको भी केंद्रीय बजट जो आपका आया हुआ था 2025-26, उसमें इसको शुरू करने का एक प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव में दिया गया, तो अब इस प्रस्ताव को शुरू किया गया, तो ये आखिर अर्बन चैलेंज फंड होता क्या है। पहला रीजन तो यही आता है कि आखिर क्यों इसे शुरू किया गया, इसके शुरू करने के पीछे क्या रीजन है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और अगर ये आवश्यकता पड़ी तो किन किन क्षेत्रों को ये प्रॉफिटेबल होगा। तो इस तरीके से इसके प्रमुख सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन सभी को ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो अर्बन चैलेंज फंड के बारे में क्या है, तो अर्बन चैलेंज फंड के बारे में बात की जाए तो ये एक तरीके से ऐसा फंड है जो 1 लाख करोड़ रुपए का यह फंड राज्यों को मौजूदा शहरों में संधारणीय शहरीकरण तथा शहरी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से इनोवेटिव तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कहाँ कहाँ के ये तरीके होंगे, ये होंगे शहरों में संधारणीय शहरीकरण के और शहरी पुनर्विकास के। यानी कि एक ऐसा फंड जो शहरी विकास के या शहरी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव यानी कि नए नए आइडिया के लिए जनरेट करता है, मतलब कि नए नए आइडिया को अपनाने के लिए उसमें कार्य करेगा। और इसके लिए कितना फंड की आवश्यक, मतलब कि फंड दिया गया है, 1 लाख करोड़ की इसमें मंजूरी दी गई है कि इतना जिसके लिए उपयोग किया जाएगा, इतना इसको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा। क्योंकि अगर किसी कार्य को शुरू करना है तो उसके लिए पैसे की तो जरूरत होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें 1 लाख करोड़ का फंड शुरू करने की घोषणा की है। चलिए, तो जान लेते हैं कि इसमें जैसे कि शहरीकरण को विकास करने के लिए अर्बन चैलेंजिंग फंड तो शुरू कर दिया गया, बट इसमें किस तरीके से इसको इनोवेटिव किया जाए, कुछ इनोवेटिव करने के तरीके भी होंगे। जैसे कि पहला आएगा ग्रोथ हब के रूप में।
ग्रोथ ऑफ द होम में कुछ शहर होंगे, दूसरा आएगा शहरों का क्रिएट पुनर्विकास होना, क्रिएटिव पुनर्विकास, फिर आएगा जल एवं स्वच्छता में वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो इसमें 3 तरीके के प्रस्ताव से ये इसका उपयोग किया जा सकता है। जिस तरीके से कि एक तरीके से ग्रोथ हब बनाने का ये शहर होगा, शहरों को क्रिएटिव पुनर्विकास होगा, जल एवं स्वच्छता के संदर्भ में ये बहुत चीजें आएंगी। वित्त पोषण का क्या तरीका होगा, वित्त पोषण के क्या तरीके इसके अंतर्गत उपयोग किए जाएंगे, जैसे कि जो उपयोगी परियोजनाओं की लागत है उसमें 25% तक वित्त पोषण करेगा, बशर्ते कम से कम 50% आरसी होगी व बॉन्ड बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए जुटाई जाएगी। यानी कि 25% जो वित्त पोषण है वह उपयोगी योजनाओं के माध्यम के द्वारा किया जाएगा और 50% जो होगा वह बॉन्ड बैंक और ऋण सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए जुटाया जाएगा। और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का भी इसके अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है। तो ये अर्बन चैलेंजिंग फंड के अंतर्गत जो भी सामान्य से परिभाषा है, यानी कि सामान्य से जानकारी है कि फंड किससे जुड़ा हुआ है, कितनी राशि आवंटित की गई है, तो इसके बारे में जाना। अर्बन चैलेंजिंग फंड की आखिर आवश्यकता पड़ी क्यों पड़ी, इसके पहलुओं के बारे में बात की जाए तो पहला आता है बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना। कि जिस तरीके से शहरों की आबादी बढ़ रही है, आप देखते होंगे कि पहले जिस शहर की आबादी कम हुआ करती थी आज वो काफी बढ़ गई है। अगर वही शहर है, शहर की जितनी क्षमता है, मतलब कि शहर में अगर 1,000 लोगों की क्षमता है और उसी हिसाब से उस वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और उसमें अभी कुछ टाइम बाद देखा जाए तो 1,500 लोग रहने को आ जाते हैं, 1,500 लोग रहने को आ जाते हैं, यानी कि इससे ज्यादा ही रहने को आ जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सेम रहेगा तो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे। जो यहाँ लोग बढ़ेंगे, यहाँ आबादी बढ़ेगी तो उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरीके की व्यवस्था होती है तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ इनोवेटिव आइडिया ढूंढने होंगे, क्योंकि उस एरिया तो सीमित है, मतलब कि एरिया में नहीं हम देश सीमित है, बट यहाँ पर हम कुछ ऐसा इनोवेटिव करें कि इसमें हम जो 1,000 लोग रहते हैं तो उसी एनवायरमेंट में 1500 लोग भी उसी तरीके से रह सके। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं। तो बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में कैसे, जैसे कि आपकी जो भारत की कुल आबादी है, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे इस तरीके की व्यवस्था। आप आमतौर पर देखते होंगे कि जिस शहर में आप रहते हैं तो पहले इतना क्राउड नहीं रहता था, बट अभी प्रेजेंट में देखते होंगे तो बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत भीड़ भाड़ हर जगह होने लगी है। तो जगह वही है, दुकानें वही है, जो भी वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, अगर उनमें चेंजेस नहीं किया गया तो फिर काफी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन की स्थिति आएगी। तो उसमें हमें कुछ इनोवेटिव करना होगा, उसी का एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से बढ़ती आबादी में, तो ये आपका जो ऑथेंटिक रेशियो है उस रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि शहरी आबादी जो 2001 में कितना हुआ करती थी, 27.7% हुआ करती थी। प्रेजेंट में बढ़कर 2011 में कितनी हो गई है, 31.1% हो गई है, यानी कि 377.1 मिलियन हो गई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें जो वृद्धि हुई है वो 2.76% की वृद्धि देखी गई है। तो ये तो आपको एक जनगणना की रेशियो के अकॉर्डिंग बता दिया कि इसमें 2.76% की वृद्धि हुई है, जो 2011 की जनगणना बता रहा है। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 2025 चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तो और बहुत बड़ा मतलब चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसके तो अभी आगे कुछ समय बाद आएगा तब ये चीजें समझ में आएंगी। बट अभी देखा जाए तो हम 2001 से 2011 की जनगणना जनगणना का आकलन करके तभी इसमें बढ़ा हुआ है, तो प्रेजेंट में तो सीधा इतना साल बढ़ गया है। और इसमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। तो इसमें तो और ज्यादा शहरी आबादी बढ़ गई होगी। इसको किस तरीके से मतलब कि इसको मैनेज किया जाए, तो इसके बारे में अब आना है कि सतत विकास सुनिश्चित करने के संदर्भ में, जैसे कि भारतीय शहरों को बढ़ते जल संकट, भूकंप, प्रदूषण, शहरी ऊष्मादीप यानी कि अर्बन हीटलैंड प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें दिल्ली भूकंपीय जोन फोर्थ में स्थित है और साथ ही यह दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से है। कि दिल्ली एक तो आपका दिल्ली जो है वह भूकंपीय क्षेत्र, जब चाहे भूकंप की भी स्थिति आती है क्योंकि ये फोर्थ जोन के अंतर्गत आता है। सेकंड बात ये होती है कि सबसे प्रदूषित शहर भी है, आप देखते होंगे कि वायु प्रदूषण की समस्या इसमें एक फिर चरम सीमा पर ही रहती है। गंभीर से भी और ज्यादा स्थिति में हम 400 प्लस का एक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यहाँ पर हम 400 प्लस ही मैक्सिमम टाइम देखते हैं। तो अभी इस ईयर का जो आया हुआ था तो उसमें 400 से नीचे नहीं गिरा, हमेशा 400 प्लस ही रहा। तो ये गंभीर स्थिति को संबोधित करता है जो कि पूरे विश्व के शहरों में सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में इसे घोषित किया गया है। इस तरीके से विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के संदर्भ में, जैसे कि परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, जल, स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना को एकीकृत विकास पर केंद्रित करेगा। उपलब्ध धनराशि को
प्रभावी तरीके से उपयोग करेगा कि यह फंड सुनिश्चित करेगा कि धनराशि को उपयोगी और आवश्यकताओं पर आधारित परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए। शहरी नियोजन संबंधी समस्याओं का एक समाधान देखने को मिलेगा कि जो शहरी उच्च शहरी घनत्व वाले भू क्षेत्रों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है, तो ऐसा इसलिए इन जमीनों पर स्वामित्व का रिकॉर्ड सही से नहीं रखा जाएगा और इनका स्वामित्व जो होगा वह कई लोगों के पास होगा। और इसमें भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में शहरी नियोजन एक जो होता है वह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन सा नियोजन किसके अंतर्गत आता है। जैसे कि अभी आपका हैदराबाद में जो जंगल काटे गए हैं, तो उन जंगलों के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप ये किस भारतीय संविधान में किस अनुसूची या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई प्रावधान दिए गए हैं क्या, जो उनको रातों रात पूरा जंगल को साफ करने का रूल मिला कि वो जंगल को साफ कर देंगे। 400 एकड़ जमीन को साफ करने का बात किया गया। तो इस तरीके से देखते हैं तो वहां पर जैसे 48 ये होता है, 48 के अंतर्गत बात की जाए तो पर्यावरण से संबंधित अधिकार जो हर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। फिर इसी के साथ आपका 21 से आता है जो कि एक स्वास्थ्य के अधिकार से रिलेटेड है और पर्यावरण के अधिकार से भी संबंधित है। फिर आपका ये संवर्ती सूची की जो प्रविष्टि संख्या 17 आती है उसमें एक प्रावधान दिया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो ये सब चीजें जो आती है ये आपके एक संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आती है। कुछ एक अधिनियम आता है जो 1990 का 80 का अधिनियम आता है, वन संरक्षण अधिनियम। तो ये सब चीजें जो है आपकी इसके अंतर्गत आ गई कि ये हैदराबाद में ये चीजें हुई। तो इसके पीछे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बातों से नहीं इस चीज को ले सकते कि यहाँ पर इस तरीके की स्थिति हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके लिए आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय संविधान में इसका कहाँ उल्लेख किया गया है, किस सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कुछ विषय जो होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, कुछ संबंधित सूची के अंतर्गत आते हैं, कुछ केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। तो और ये जैसे कि कुछ वन क्षेत्र वाला हिस्सा है वो आपका संबंधित सूची के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो शहरी स्थानीय निकाय जो आती है वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, कई है जो आपके केंद्र में। यानी कि इस तरीके से जब आते हैं तो उसमें जो उत्तरदायित्व होगा वो राज्य का होगा। संबंधित सूची में आएगा तो एक हद तक राज्य का होगा, फिर केंद्र का होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अनुसूचियों के संदर्भ में ये विषय दिए गए होते हैं। तो ये आपका ये तो हमने समझने के लिए आपको बताया क्योंकि ये अभी हाल का एक मुद्दा बना हुआ है। तो ये आपका टॉपिक आता है कि ये किसके अंतर्गत, तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को और पहले ध्यान में रखना होगा कि आखिर इस तरीके का डिसीजन लिया गया तो क्यों लिया गया। इसी तरीके से जब शहरी विकास की ओर चलते हैं तो शहरी के नियोजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको शुरू किया गया है, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है आपका, ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आ रहा है। और ये कहाँ पर दी गई है, जो संविधान की 12वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। मानव संसाधन की कमी को दूर करने के संदर्भ में कि राज्य मशीनरी में योग्य शहरी योजनाकारों की एक बड़ी समस्या देखी गई है, जिससे प्रभावी शहरी नियोजन एवं डिजाइन तैयार नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सब चीजें आपकी इसके अंतर्गत आएगी। अब शहरीकरण के बारे में तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से शहरीकरण आता है। कि शहरीकरण जो होता है वह पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एक रूपांतरण का एक संकेत होता है। यहाँ पर एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए कोई भी राष्ट्र कृषि प्रधान से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कृषि प्रधान राष्ट्र था जैसे कि भारत में हम देखते हैं कि जो 3 क्षेत्र हैं, एक कृषि क्षेत्र हो गया, एक विनिर्माण क्षेत्र हो गया, एक सेवा क्षेत्र हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सेवा क्षेत्र है इसका रेशियो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। लेकिन जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो घट रहा है और आपका टर्शरी क्षेत्र जो है उसमें बढ़ाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि 1990 1950 से एक अगर आंकलन करें तो 1950 से अभी प्रेजेंट तक में इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से तो हम क्या हो रहे हैं, कृषि प्रधान से लेके हम औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो रहे हैं, जो कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। हम देखते हैं 1950 से कंपैरिजन करते हैं तो उससे वहां से आते आते अभी प्रोजेक्ट में इसमें काफी चेंजेस हुए हैं। 2011 की जनगणना में देखते हैं कि जो भारत में शहरी इकाई यानी कि अर्बन यूनिट है उसे निम्नलिखित तरीके से शामिल है। जैसे कि वे सभी प्रशासनिक इकाइयां जो नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, टाउन पंचायत, नगर पालिका आदि जैसे के रूप में वैधानिक रूप से इसे परिभाषित करता है, जिनमें वैधानिक नगरों का जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो और शहर सिटी की श्रेणी में से रखा जाता है। जो कितना है इसमें 1 लाख से तो अधिक है। और दूसरा क्या किया गया है, इसे शहर सिटी की सूची में रखा गया है। और बेनगरीय क्षेत्र जो 3 मानदंडों को पूरा करते हैं, कौन कौन से आते हैं, पहला तो आता है न्यूनतम 5,000 की संख्या,
दूसरा आता है कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि क्षेत्रों में कार्यरत है। तीसरा आता है जनसंख्या घनत्व जो कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 3 मानदंडों को पूरा करते हैं। अब शहरीकरण को बढ़ावा देने के प्रमुख कारक आते हैं, जैसे कि आप उसमें किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं कि आर्थिक एवं संरचनात्मक बदलाव के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कमी होगी। और देखते हैं तो ये ग्रामीण जीवन का स्तर खराब होना, उसमें गिरावट आना है और पर्यावरण का क्षरण उच्च जनसंख्या वृद्धि करेगी। बेरोजगारी, खाद्य संकट, चरम जलवायु संघर्ष घटनाएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इनका एक दूसरे से जो समामेलन देखने को मिलता है वो किसमें आता है, वो आपका शहरी क्षेत्रों में रोजगार की संभावित अवसरों की तलाश, ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि ये जो आता है एक शहरीकरण की प्रवृत्ति के संदर्भ में है। और ये आपका शहर के विस्तार के अंतर्गत आता है, जिसमें शहरी क्षेत्र के पुनर्वर्गीकरण होगा, जो शहरीकरण होगा और शहरी जनसंख्या में वृद्धि को संदर्भित करेगा। इसमें एक जो आती है शहरी क्षेत्रों में रोजगार के संभावित अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पलायन किया हुआ है, उसमें विप्रेषण यानी कि रेमिटेंस, ज्ञान प्राप्ति या सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो कार्यबल की उपलब्धता में कमी को दर्शाता है और ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग में कमी से भी ये संबंधित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके प्रमुख कारक के तौर पर हम शहरीकरण के बढ़ावा दे सकते हैं। अब आते हैं कि भारत में शहरीकरण की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता आती है कि गरीबी की वजह से शहरीकरण का होना। ये भारत में आर्थिक संकट के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक संकट के कारण ग्रामीण से शहरी और शहरी से शहरी प्रवासित होता है। यह पश्चिमी देशों की विपरीत स्थिति है, जहां पर औद्योगिकरण पहले हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और ग्रामीण लोग शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं। धीमी प्रगति के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें भारत में शहरीकरण की गति धीमी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र में पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया धीमी रही है और इसमें शहर का दर्जा न मिलने से इन बस्तियों को योजना बनाने, प्रबंधन और संस्थागत चुनौतियां इसमें आ जाती है। शहरीकरण का स्तर जो है वह समान नहीं होता है, जिसमें भारत में शहरीकरण के स्तर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर देखने को मिलता है, जैसे गोवा, केरल, महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में शहरीकरण की जो दर रही है वह उच्च रही है। तो ये भारत में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अब पुरानी परिभाषा क्या कहती है, जैसे कि 1961 के कुछ मानदंड थे, उसके अकॉर्डिंग इसे निर्धारित किया गया था और इसमें अभी वर्तमान में भारत की जो सामाजिक आर्थिक संरचना है वो बदल गई हो, शहरी आर्थिक विकास के भी केंद्र बन चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में उपेक्षित बस्तियां देखने को मिली है कि जो शहरी अवसंरचना में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रवासियों की बढ़ती संख्या, मलिन बस्तियों का विस्तार, जन सेवाओं का बढ़ता दबाव और सामाजिक अलगाव आदि की स्थिति इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अब चलते आगे की ओर कि भारत में शहरी क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में बात की जाए तो इसमें पहला तो आता है कि शहरी गवर्नेंस व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना और मजबूत करना है, जिसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी प्राधिकरणों की भूमिकाओं और जिम्मेदारी को स्पष्ट तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। एक शहरी मास्टर प्लान होना चाहिए, जिसमें पेशेधारी दर्जा प्राप्त कर मास्टर प्लान सामाजिक आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, समावेशन, नागरिक भागीदारी, पर्यावरणीय संधारणीयता आदि की अनिवार्य होती है। और नीति आयोग की 2020 की जो रिपोर्ट है, जिसमें भारत के 52% वैधानिक नगरों में एक पास में मास्टर प्लान नहीं रहा। शहरी नियोजन में विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिसमें भारतीय सूचना आयोग और जैसे सिविल सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय शहरी नियोजन की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि योग्य योजना विशेषज्ञ उपलब्ध हो सके। और नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स को वैधानिक संस्था के रूप में सिफारिश की हुई है। समन्वित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का होना और मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना, नागरिकों की भागीदारी होना, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख इसकी द्वारा जो कदम उठाए गए इसकी स्थिति को सुधारने के लिए ये आते हैं। शहरी क्षेत्रों में उठाए गए कदम, जैसे कि भारत के द्वारा कौन कौन सी पहले शुरू की गई है। पहला तो आता है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि इस मिशन में सेल्फ सैनिटेशन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें घर घर जाकर कचरा जमा करना, अलग अलग तरह के अपशिष्टों को अलग जमा करना और अपशिष्ट प्रोसेसिंग आदि शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन आते हैं, जिसके तहत ऐसे शहरों को बढ़ावा दिया जाता है जो स्मार्ट समाधानों के माध्यम से प्रमुख अवसंरचनाओं, स्वच्छ संधारणीय पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी आते हैं, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबी परिवारों की गरीबी और अभावों को कम करता है और जिससे लाभदायक स्वरोजगार, कौशल आधारित पारिश्रमिक वाले रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पीएम स्वनिधि योजना होती है, जो कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में माइक्रो क्रेडिट योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हुआती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों या निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों को शहरी क्षेत्रों में
आवास उपलब्ध कराना है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी कि अमृत मिशन के बारे में, जिसके तहत चुनिंदा शहरों व कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज जैसी अवसंरचनाओं को विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की एक विशेष सहायता योजना होती है जो 2022-23 के अंतर्गत है, जिसमें भाग 7-6 के अंतर्गत शहरी योजना सुधार में ऐसी योजनाओं के तहत राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें शहरी क्षेत्रों में कुछ भारत के द्वारा पहले शुरू की गई है। कुछ आती है वैश्विक पहलों की ओर बात करते हैं, तो वैश्विक पहलों में आती है सतत विकास लक्ष्य के बारे में। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत बात करें तो इसका उद्देश्य शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और मजबूत और संधारणीय बनाना। और यूएन हैबिटेट के अंतर्गत बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सभी प्रकार के शहरीकरण, मानव बस्तियों से जुड़ी मामलों में केंद्रीय संगठन और शुरू की गई कुछ अन्य पहलों में आती है ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, अर्बन शिफ्ट इनिशिएटिव या शहरी वातावरण में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया पूर्ण कोएलिशन प्रोग्राम आता है। तो इस तरीके से 18 और विश्व में एक लोग पहले शुरू की गई थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, शहरी सहकारी बैंक की ओर। ये शहरी सहकारी बैंक क्या होती है? तो हाल ही में देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से 6 लेन देन में 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्या हुआ है कि जो न्यू इंडिया और कोऑपरेटिव बैंक ऑफ लिमिटेड है उसमें 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध जो आता है बैंकों द्वारा ऋण देना और बैंक से धनराशि जमा करने और निकालने पर प्रतिबंध इसमें लगा दिया जाता है। इससे संबंधित कुछ तथ्य आते हैं, जैसे कि पहला जो तथ्य दिया जाता है वो आता है कि आरबीआई ने कुछ कदम उठाए जिसमें न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति और तरलता को लेकर उत्पन्न चिंताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अलावा आरबीआई ने कमजोर गवर्नेंस मानकों को हवाला देते हुए बैंक के निर्देशक मंडल को भी 12 माह की अवधि के लिए भंग कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसकी कुछ जो संरचना है उस संरचना के बारे में कि यह संरचना किस तरीके से वर्क करती है और इसमें कौन कौन संस्थाएं शामिल है। जैसे कि ये संरचना जो आती है वह आपकी सरकारी से रिलेटेड है, तो सहकारी ऋण संस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण भी शामिल होगी, ग्रामीण के साथ साथ इसमें शहरी भी शामिल होगी। तो शहरी सहकारी बैंक जो आती है वो एक तरीके से इसमें शामिल है, ग्रामीण सहकारी बैंक ऋण संस्थाएं भी शामिल हैं। जो शहरी आती है उसमें तो आपका कोई भी सेक्टर अलग से नहीं मेंशन किया गया, लेकिन ग्रामीण में कुछ आपकी दीर्घकालिक अवधि की भी संरचनाएं हैं, कुछ आपकी अल्पकालिक अवधि की। अल्पकालिक अवधि के अंतर्गत बात करें तो इसमें आता है कि राज्य सहकारी बैंक का होना, केंद्रीय सहकारी बैंक का होना और कृषि ऋण समितियों का होना। तो इस तरीके से अल्पकालिक ऋण संरचना है। दीर्घकालिक के अंतर्गत बात करें तो इसमें दो आती है, एक तो आती है राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का होना और दूसरी आती है प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का होना। तो इस तरीके से ये आपकी अल्पकालिक और दीर्घकालिक के अंतर्गत इन दोनों ऋण संस्थाओं को देखा जाता है। शहरी सहकारी बैंक किस तरीके से कार्य करती है और ये होते क्या है? तो सहकारी सहकारी बैंकों के बारे में बात करें तो ये भारत में सहकारी बैंकों का एक उप समूह है, जहाँ पर सहकारी और अनसहकारी क्षेत्रों का कार्य करती है। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो भारत में सहकारी बैंकिंग प्रणाली की जो वैधानिक नींव है वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखी जाती है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें शहरी ऋण समिति अधिनियम 1904 के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है और 1912 में इसमें संशोधन करके शहरी समितियों और उनके अधिक कानूनी अधिकार दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से स्थिति होती है और इसकी स्थापना पहली यानी कि ये आ जाता है कि पहला सहकारी ऋण समिति कहाँ पर स्थापित की जाती है, तो 1889 में बड़ौदा में इसकी स्थापना की जाती है और इसका एक अन्य नाम अनोन्या सहकारी मंडली होता है। वर्तमान में जब हम देखते हैं तो ये बैंक संबंधित राज्य सहकारी अधिनियम के अंतर्गत या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी समितियों के रूप में ये पंजीकृत होती है। इसमें नियंत्रण और विनिमय के अंतर्गत बात करें तो ये बैंक जो है गहरी विनियामक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती है और इसमें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत बात किया जाए तो 1966 में आरबीआई ने इन बैंकों में लाइसेंसिंग, पूंजी पर्याप्तता, रणनीतियां, वित्तीय स्थिरता से जुड़े विनिमय को कार्य करता है। और यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 2020 आरबीआई को शहरी सहकारी बैंकों में अधिक नियंत्रण प्रदान करता है और अब आरबीआई उनके प्रबंधन और गवर्नेंस में हस्तक्षेप कर सकता है। सहकारी समितियों में रजिस्ट्रार के रूप में देखा जाए तो ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार शहरी सहकारी समितियों में रजिस्ट्रार के माध्यम से इन बैंकों में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करती है। तो इस तरीके से इसके ये नियंत्रण और विनिमय किया जाता है। शहरी सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच कुछ मुख्य अंतर है, जैसे कि इसकी विशेषताएं आती है और शहरी सहकारी बैंक और इसमें वाणिज्यिक बैंक होता है। तो इस तरीके से ये आपकी चीजें मतलब कि डिफरेंशिएशन को बताता है। तो इसके स्वामित्व के बारे में बात करें तो स्वामित्व जो आता है शहरी सहकारी बैंकों का कि यहाँ पर सदस्यों द्वारा स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है जो कि एक सहकारी संरचना में होता है। और इसमें वाणिज्यिक बैंकों में
शेयर धारकों का स्वामित्व होता है जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में होता है। इनका विनियमन जो है वह आरबीआई तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा दोहरा नियंत्रण होता है और इसका पूर्णतः आरबीआई के द्वारा विनियमित होता है। इस लाभ का क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य अधिक लाभ कमाने वाले पर ध्यान केंद्रित न करना होता है, इसका लाभकारी बनने पर अधिक ध्यान देना होता है। ऋण देने का एक मुख्य फोकस क्षेत्र होता है जिसमें लघु व्यवसाय, स्वरोजगार, कमजोर वर्ग होता है। इसमें बड़े कॉर्पोरेट ऋण, खुदरा बैंकिंग, सहकारी परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल होती है। और इसका मतदान का अधिकार देखा जाए तो इसमें एक सदस्य एक वोट प्रणाली होती है और इसमें शेयर के आधार पर शेयर धारकों से मताधिकार का अधिकार होता है। तो इस तरीके से इसमें एक डिफरेंशिएशन होता है जो आपके शहरी सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों में एक अंतर को संदर्भित करता है। ये आपकी डिफरेंशिएशन को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये आपके वाणिज्यिक बैंकों के बारे में भी अलग से पूछ लिया जाता है, शहरी सहकारी बैंकों के बारे में पूछ लिया जाता है। लेकिन इस तरीके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है या फिर इन बैंकों से रिलेटेड ये आपका मुद्दा रखा है, तो इनके डिफरेंशिएशन को भी जानना आपको आवश्यक हो और साथ ही साथ सहकारी सरकारी बैंकों के बारे में अलग अलग से भी जानना आवश्यक है। खास तौर से ये कि इनका विनिमय कौन करता है, स्वामित्व किसके पास होता है, तो और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस तरीके की चीजें आपको एकदम अक्षर सा याद कर लेनी है। अब चलते हैं कि शहरी सरकारी बैंकों का आखिर क्या इंपोर्टेंस है, तो इंपोर्टेंस की बाय और चलते हैं। तो पहला तो आता है वित्तीय समावेशन के संदर्भ में। जब हम इसके संदर्भ में देखते हैं तो यह मुख्य रूप से शहरी और सरकारी क्षेत्रों में लघु लघु ऋण, सूक्ष्म व्यवसाय, निम्न आय समूहों को सेवाओं को प्रदान करते हैं, स्थानीय जरूरतों पर ध्यान देते हैं, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण होते हैं, विकास में सहायता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसे कि ये बैंक गैर कृषि क्षेत्र में खासतौर पर शहरी और शहरी क्षेत्रों में लघु ऋण चाहने वालों की जरूरतों को पूरा करते हैं। और भी आती है इसके अंतर्गत चुनौतियां, क्योंकि जिसके मुख्य उद्देश्य होंगे, महत्व होगा तो उसके चैलेंजेस भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अगर उद्देश्य है, चुनो महत्व है तो उसकी चुनौतियां नहीं, क्योंकि हर किसी का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे चैलेंजिंग होती है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी देखे को मिलती है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में भी होते हैं। तो अब किस तरीके से चुनौतियां होंगी कि जो कमजोर गवर्नेंस और धोखाधड़ी का खतरा जो देखने को मिलता है, जिससे कई शहरी सहकारी बैंकों में राजनीतिक दखल, भाई भतीजावाद, वित्तीय कुप्रबंधन को देखा जाता है जिससे एक खतरा बना रहता है। और कुछ वजह होती है 2023-24 में शहरी सहकारी बैंकों का एक लाइसेंस रद्द किया गया। वाणिज्यिक बैंकों और फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है कि 2017 में कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों में शहरी सहकारी बैंक की हिस्सेदारी 3.8% थी, जो मार्च 2024 में घटकर 2.5% हो गई। उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियां रही हैं, जिसका उच्च स्तर की जो लाभप्रदता है वह कम होती है और इनकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करता है। पूंजी पर्याप्तता में कमी देखने को मिलती है, नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है, तकनीकों को अपनाने के पीछे ये रहना होता है कि कई सहकारी बैंक जो है वह डिजिटल बैंकिंग तकनीक को अपनाने के पीछे और इनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान नहीं होती। चलिए तो इसके कुछ हालिया कदम के बारे में बात करें तो इसमें आता है पहला हमारा बैंकिंग विनिमय संशोधन 2020 के बारे में। तो ये जो हालिया में कदम उठाया गया था, इसके अंतर्गत कहा गया था इसमें पूर्ण को भंग करना, उनके प्रबंधन में बदलाव करना और उनके समाधान योजना तैयार करने का अधिकार देता है। दूसरा आता है संशोधित और सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में। ये एक जो फ्रेमवर्क है वह 2024 में आरबीआई ने इस बैंकों को फ्रेमवर्क के दायरे में लाया और इसने यूसीबी के लिए पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता के लिए एक सीमाएं निर्धारित की और इसमें एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें यदि किसी बैंक में वित्तीय संकट के संकेत देते हैं तो आरबीआई शीघ्र हस्तक्षेप करके सुधार से संबंधित जरूरी कदम उठा सकती है। अब इसमें कुछ वर्गीकरण आते हैं, जैसे कि ये हमारे शहरी संस्था जो है इसके अंतर्गत कुछ है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस तरीके का एक वर्गीकरण आता है। तो टीयर 2 से हम शुरुआत करते हैं। तो टीयर 2 आता है वो एक तरीके से सिंगल यूनिट वाले यूसीबी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें वेतन पूर्व यूसीबी तथा 100 करोड़ के रुपए की जमा करने वाली अन्य यूसीबी इसमें शामिल होती है। टीयर 2 के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें 100 करोड़ से अधिक 1000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले संघीय सहकारी बैंक होते हैं। टीयर 3 के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें 1000 से अधिक तथा 10,000 रुपए तक की जमा राशि वाले सहकारी बैंक होते हैं। और टीयर 4 के अंतर्गत बात करें तो इसमें 10,000 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले संघीय सहकारी बैंक इसमें शामिल होते हैं। तो ये यूसीबी के वर्गीकरण होते हैं जिनके अंतर्गत हम इन विभिन्न प्रभावों को देखते हैं। अब आते हैं हम आगे की ओर कि अम्ब्रेला संगठन के माध्यम से एक तरलता समर्थन होता है कि इसके अंतर्गत बात करें तो इसमें सरकार ने तरलता की कमी की स्थिति में शहरी सहकारी बैंकों की सहायता के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में राष्ट्रीय सहकारी समिति और विकास निगम की स्थापना की हुई है। अलग अलग स्तरों पर विनियामकी फ्रेमवर्क विकसित किया गया है, जिसमें प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए जमा राशि के आधार पर यूसीबी को वर्गीकरण करके 4 स्तरीय विनियामकी फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है।
कुछ अन्य कदम भी देखने को मिले हैं कि ऐसा ही सहकारी बैंक आरबीआई को पूर्व मंजूरी लिए बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की कुल संख्या में 10% तक नई शाखाएं इसमें खोल सकते हैं। और आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों में अपने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है और सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋण में वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा भी दी गई है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके अन्य कदमों के ओर हम ध्यान देते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, तो हम देखते हैं कि गवर्नेंस और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान आते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। 50% निवेशकों को इसमें बैंकिंग वित्तीय विधि से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। समेकन और विलय का एक मानदंड होना चाहिए। स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था होनी चाहिए। आधुनिक तकनीकों को अपनाने के संदर्भ में होना चाहिए। सोशल ऑडिट जैसी सुविधाएं जैसे नीतियां खंडित या समीक्षा करने हेतु ये टारगेट के नेतृत्व में ऑडिट कराया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें कुछ सुझाव के तौर पर हम देख सकते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम के बारे में। तो ये कार्यक्रम जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को जारी रखने और पुनर्गठित करने की मंजूरी प्रदान की हुई है। तो किसके द्वारा ये मंजूरी दी जाती है? यह मंजूरी दी जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत दी गई है और किस कार्यक्रम के अंतर्गत? कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। तो अभी हम हाल में देखते हैं कि इस अवधि को बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये अवधि जो 2022-23 से 2025-26 तक, मतलब कि 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है और वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए कुल परिव्यय इसमें 8800 करोड़ रुपए आया है। तो इसका कुल परिव्यय कितना देखने को मिला है? 8800 करोड़ इसके अंतर्गत देखने को मिला है। इस कार्यक्रम में 3 प्रमुख घटकों को मिलाकर किया गया है, जैसे कि पहला आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 4.0 के अंतर्गत आएगा। दूसरी आती है आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तीसरी आती है जन शिक्षण संस्थान योजना के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें टोटल 3 घटक शामिल होते हैं। फिर आते हैं हम स्किल इंडिया मिशन के बारे में बात करें तो ये मिशन जो होता है यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत शुरू किया गया और यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। और इस योजना का जो उद्देश्य आता है वह मजबूत संस्थागत फ्रेमवर्क को प्रदान करना और बड़े स्तर पर लागू करना, साथ ही उद्देश्य में प्रत्येक वर्ष के लिए 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना भी होता है। तो इसके प्रमुख उद्देश्य के तौर पर हम देखते हैं इसके जरिए कुछ मतलब कि कुछ कौशल विकास प्रदान किया जा सकता है, जिसके अल्पकालिक प्रशिक्षण भी होते हैं, कुछ दीर्घकालिक भी प्रशिक्षण होते हैं। तो अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना के माध्यम से अल्पकालिक के का प्रशिक्षण किया जाता है और दीर्घकालिक के अंतर्गत देखें तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत लंबी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कुछ अन्य योजनाएं आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, इसकी शुरुआत उत्कृष्ट प्रशिक्षणों को मानकीकृत करने के लिए की गई है। फिर दूसरी आती है हमारी प्रधानमंत्री युवा योजना, जो कि उद्यमिता को बढ़ावा देती है। तीसरी आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। और चौथी आती है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता का होना। तो इस तरीके से ये प्रमुख योजनाएं या पहले इसके अंतर्गत कार्य करती है। पुनर्गठित योजनाओं के बारे में बात किया जाए तो कुछ पुनर्गठित योजनाएं, जैसे कि पुनर्गठित गठित कौशल भारत कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जो है वह उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक संयुक्त योजना है। इसका उद्देश्य जो आता है वह व्यवस्थित कौशल विकास, ऑन जॉब ट्रेनिंग, समुदाय आधारित शिक्षा प्रदान करना, ताकि बेहतर वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त हो सके। कौशल का औपचारिक प्रमाणन होना, जैसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से जुड़ा जाना चाहिए और एक तरीके से डिजिलॉकर और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से अल्पकालिक प्रशिक्षण है, जिसके जरिए एनएसक्यूएफ के अनुरूप मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण रिकॉग्निशन ऑफ प्राइमरी लर्निंग के जरिए री स्किलिंग और अपनी स्किलिंग की जाती है, जिसमें लक्षित लाभार्थी जो होते हैं वह 15 से 59 वर्ष की ओर होते हैं। इसमें फ्यूचर स्किल्स होती है, जैसे एआई में 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक जैसे कई प्रौद्योगिकियों पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाते हैं। कौशल केंद्र के अंतर्गत इसमें आईआईटीज, एनआईटीज, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीआईपीईटी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में कौशल केंद्र स्थापित किए गए। इंटरनेशनल मोबिलिटी इनिशिएटिव से, जो कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं, जो इसका उद्देश्य सिक्योरिटी स्किल गैप स्टडीज, डोमेन
स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आदि के प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय वर्कर्स को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल प्रदान किया जाता है। सभी सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय देखने को मिलता है, जिसमें इनसे जुड़ी पहलों में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, सभी मंत्रालयों के बीच सहयोग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तरीका अपनाने के लिए किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नल जल मित्र जैसी परियोजनाओं के समन्वय इसके अंतर्गत किया जा रहा है। पीएम के वीवाई 4.0 के जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करें तो इसमें आता है, जैसे पहली हमारी आती है उद्योग उन्मुख का होना। उद्योग की मांग और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप होगा। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण होगा, जिसमें अनुभव आधारित लर्निंग के लिए ओजीटी का एकीकरण। लर्निंग की लचीली प्रणाली होती है, जिसमें मिश्रित और फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल होता है। माइक्रो क्रेडेंशियल होता है, जो कि राष्ट्रीय व्यवसायिक मानव आधारित पाठ्यक्रम और माइक्रो क्रेडेंशियल दृष्टिकोण होता है। समावेशी कौशल विकास होता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सुगम प्रशिक्षण देता है। गुणवत्ता आश्वासन देखने को मिलता है। मानकीकरण होता है, जिसमें प्रशिक्षण केंद्रों और विशेषज्ञता मानकीकरण। आरटीटी प्रशिक्षण होता है, जो प्रति प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल की कमी को दूर करना, अलग अलग क्षेत्रों के लिए कौशल की कमी और की कौशल जरूरतों को बेहतर करने के तरीके की पहचान करना होता है, तो इसकी एक मुख्य विशेषताएं होती है। आप जन शिक्षण संस्थान योजना के बारे में देख लेते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य होता है वह समुदाय केंद्रित कौशल विकास पहल है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित नवसाक्षर स्कूल छोड़ चुके लोगों की वैसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें लक्षित लाभार्थी 15 से 45 वर्ष के होते हैं। इसका समावेशी जो होता है वह मुख्य ध्यान महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर प्रशिक्षण करना होता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए पीएम जनमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल सोसाइटी जैसी पहलों को जोड़ा गया है। अब आते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य देश भर में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण यानी कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग को बढ़ावा देना होता है, जिसके तहत प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से विनिर्माण और सेवा दोनों में उद्योग विशिष्ट कौशल प्रदान किया जाता है। इनका संचालन जो है वह अप्रेंटिसशिप 1961 के अनुसार किया जा रहा है। इसमें लाभार्थी जो है वह 14 से 35 वर्ष के और इसमें प्रशिक्षकों को नियुक्त करने के लिए सहकारी कंपनियों और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। फ्यूचर स्किल्स के अंतर्गत देखा जाए तो एआई इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकी जैसी नए क्षेत्रों में अप्रेंटिस के बराबर अवसर प्रदान करता है। समावेशिता भी देखने को मिलती है, जो लघु उद्योग, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे वंचित क्षेत्रों में प्रशिक्षकों को बढ़ावा नामांकन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आता है। स्किल इंडिया मिशन के पुनर्गठन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? जैसे कि एक ही विषय से जुड़ी योजनाओं के विषय बीच समन्वय का अभाव देखने को मिलता है। जैसे आपकी पीएम एनपी एनएपीएस का होना, पीएम केवीवाई जेएस जैसी जो योजनाएं आती है वह कौशल विकास से संबंधित है, लेकिन इनके बीच में तालमेल में कमी आती है। प्रशिक्षण संस्थानों उद्योग जगत में भी एक तालमेल नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि जो उद्योग जगत की जरूरत है उसके अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिए जाने के कारण प्रशिक्षित युवा जो है वह बेरोजगार रहने के लिए अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मार्च 2025 में पीएम केवीवाई के तहत 31,55,984 लोग नामांकित हुए और इनमें केवल 14,45,166 को ही कौशल प्रमाण पत्र मिला है। और जिन लोगों को ये प्रमाण पत्र मिला है उनमें काफी कम लोग भी रोजगार प्राप्त करने में सफल होते हैं। कुछ अन्य समस्याएं होती है, जैसे कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पर प्रशिक्षण लोगों की मांग और उनकी उपलब्धता में तालमेल में कमी आती है। कौशल प्रशिक्षण और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के बीच में विद्यार्थियों की स्थानांतरण को कम देखा गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग को अलग थलग माना जाता है। पढ़ाई के दौरान अप्रेंटिस कार्यक्रम को बहुत कम शामिल किया गया है। तो इस तरीके से इसकी स्किल इंडिया मिशन के पुनर्गठन की आवश्यकता के बारे में ये प्रारूपित एक आवश्यकताओं के बारे में बताया। कुछ इसके अंतर्गत कौशल विकास के समक्ष कुछ चुनौतियां आती है, जैसे कि तेजी से बदलता जॉब मार्केट। ये जॉब मार्केट में एक तरीके से बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें आप स्किलिंग और रीस्किलिंग जरूरी होता है। उत्कृष्ट कौशल विकास का अभाव होता है, जैसे कि सुप्रशिक्षित फैकल्टी ना होना, अच्छे पाठ्यक्रम की व्यवस्था, व्यवहारिक शिक्षण तरीकों का अभाव कौशल विकास को प्रभावित करती है, जिससे रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना का अभाव देखने को मिलता है। लैंगिक भेदभाव होता है, जो कौशल विकास श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को पुरुषों की तुलना में कम करता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है डेटा आधारित उपाय का होना, जो जॉब मार्केट के समझने के लिए कौशल का बेहतर तरीके से विश्लेषण और उनमें सुधार करना चाहिए। साथ ही जॉब मार्केट की नई जरूरतों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने उद्योग जगत के लीडर्स के नेतृत्व में 36 सेक्टर स्किल काउंसलिंग स्थापित किए हुए और यह जो सेक्टर स्किल्स काउंसलिंग है
वे अलग अलग सेक्टर्स के कौशल विकास आवश्यकताओं को पहचान करते हैं तथा कौशल योग्यताओं की मानकों का निर्धारण करते हैं। अनुभव प्राप्ति आधारित लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है, निजी क्षेत्रों की भागीदारी होती है और विश्व की सर्वोत्तम पद्धति को सीखने से संबंधित होती है, जो कि इंडिया का टेक्निकल एंड वोकेशनल बाउचर्स प्रोग्राम और अप्रेंटिस भी यूनाइटेड किंगडम इसके प्रमुख बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में देखने को मिलती है। अब चलते हैं हम संक्षिप्त सुर्खियों की ओर। हमारे यहाँ पर जो मेजर मेजर टॉपिक है वो ऑलरेडी पूरे फिनिश हो गए, कुछ पार्ट फर्स्ट में कवर किए गए, कुछ पार्ट सेकंड में। अब आज के जो हमारे टॉपिक आते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में। ये हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के मापन में वैचारिक फ्रेमवर्क सत्र को आयोजित किया है। फ्रेमवर्क के अंतर्गत देखा जाए तो इसे 2021 में इसकी चर्चा की गई और नीति आयोग ने इस फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट नोट पर प्रस्तुति दी हुई है। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद में भारत की आर्थिक समृद्धि में ज्ञान आधारित सेक्टर्स, इनोवेशन, बौद्धिक संपदा के योगदान को दर्शाता है और यह देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रभाव में आकलन करेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मूल्यांकन करने, ज्ञान आधारित व्यवस्था में योगदान की गणना करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने हेतु एक तकनीकी समिति को गठित किया हुआ है। इस तरीके से समिति के ये प्रमुख बिंदु हो गए। आखिर इसको जो अपनाया गया है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ये इसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस आवश्यकता के बारे में जान लेते हैं कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए एक सटीक आकलन और आर्थिक संकेतकों के विस्तार हेतु पहला तो इसका एक पॉइंट हो गया। ये जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक तरीके से एक उसका सटीक आकलन किया जा सके। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, यानी कि आर्थिक संकेतक होते हैं, उनका किस किस तरीके से विस्तार हो सकता है उसके बारे में उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। जैसे कि इसमें आता है आपका ज्ञान आधारित सेक्टर होना, इनोवेशन और बौद्धिक संपदाओं के योगदान को बेहतर तरीके से मापने ये मदद करेगा। पारंपरिक आर्थिक संकेतकों से देश की प्रगति को बेहतर करने में ये समझने में मदद मिलेगी। जीडीपी के आकलन में एक पूरी भूमिका भी देखने को मिलती है कि यह जीडीकेपी सकल घरेलू उत्पाद और अधिक बेहतर अनुमान लगाने में मदद करेगा। बेहतर वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा, जैसे कि अमूर्त परिसंपत्तियों, डिजिटल इनोवेशन, बौद्धिक पूंजी को मापने के लिए संकेतक विकसित कर रहे हैं और भारत भी अपने जीडीकेपी फ्रेमवर्क को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना चाहता है और देश के प्रमुख आर्थिक सेक्टर के लिए नीति निर्माण में मदद मिलेगी, जिससे अच्छी तरह की परिभाषित फ्रेमवर्क सरकार को शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता विकास की प्रभावी तरीके नीतियां बनाने में ये मदद करता है। भारत में जीडीकेपी के कार्यान्वयन में चुनौतियां देखने को मिलती है, जैसे कि अवधारणा संबंधी होना कि सभी को स्वीकार कार्य पद्धति का अभाव, पारंपरिक स्वदेशी और अनौपचारिक ज्ञान पद्धतियों को एकीकृत करने में चुनौतियां होती है। डेटा संग्रहण और मापन के अंतर्गत देखें तो इसमें पेटेंट, शोध, प्रकाशन, ज्ञान जैसी आउटपुट पर नजर रखने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस का अभाव देखने को मिलता है। शोध की गुणवत्ता बनाम शोध की संख्या पर बहस होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि शोध पत्र और पेटेंट शैक्षणिक डिग्री की अधिक संख्या सार्थक ज्ञान में योगदान दे सके। आर्थिक बाधाएं होती है जो शुरुआती चरण में पेटेंट, स्टार्टअप और नवाचार संचालित उद्योग के माध्यम से ज्ञान के आर्थिक मूल्य में परिवर्तित करने की समस्या होती है। तो इसकी ये प्रमुख चुनौतियां हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिपोजिट इंश्योरेंस के बारे में। केंद्र सरकार ने जमा धनराशि पर बीमा कवर की 5 लाख रुपए की सीमा बढ़ाने का विचार किया हुआ है और डिपोजिट इंश्योरेंस जो आता है एक तरीके से वास्तव में बैंकों की जमाकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा है, जिसके तहत बैंक के विफल होने से उसमें कम धनराशि जमा करने वाले ग्राहकों को बचत को डूबने से बचाने के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में डिपोजिट इंश्योरेंस का एक इतिहास रहा है, जिसमें भारत की जमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 के तहत 1962 में डिपोजिट इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी और ये इंश्योरेंस जो है भारत विश्व का दूसरा देश है और ऐसा पहला देश आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो आपका 1933 में बना हुआ है। डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1961 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1962 को हुई। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी होती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में आता है। डिपोजिट इंश्योरेंस में जो बीमा कवरेज की राशि होती है उसमें प्रत्येक जमाकर्ता के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा होना चाहिए और यह जो होगी वह अलग अलग बैंकों के खातों में होने वाले अलग बैंक खातों में 5 लाख रुपए की अलग अलग बीमा कवरेज रखी गई। बीमा के तहत कवर बैंक आते हैं, जैसे कि सभी वाणिज्यिक बैंक आते हैं, लोकल एरिया बैंक आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक आते हैं। डिपोजिट इंश्योरेंस योजना अनिवार्य होती है, डिपोजिट इंश्योरेंस में ये शामिल नहीं होते हैं, तो इस तरीके के संस्थान इसमें शामिल होते हैं। बीमित जमा खाते के अंतर्गत देखें तो इसमें बचत खाता, फिक्स डिपोजिट, चालू खाता, रिकरिंग डिपोजिट इसके अंतर्गत आता है। बीमित राशि में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं और 2021 में डीआईसीटी अधिनियम की धारा जो 18(1) है
उसमें संशोधन किया गया और जब भी आरबीआई किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाता है तो इसमें 90 दिनों के भीतर बीमित ऊपरी राशि के अंतरिम भुगतान की आवश्यकता या व्यवस्था की गई। डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा ब्याज बीमित बैंकों द्वारा वहन किया जाता है और एक तरीके से समान दर या जोखिम के स्तर पर आधार पर अलग अलग दरों को प्रीमियम एकत्र किया जाता है। तो इस तरीके से डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि जीआई टैग वाले चावल के लिए जो नया हार्मोनाइज सिस्टम कोड जनरेट हुआ है उस सिस्टम कोड के बारे में जानते हैं। तो ये सिस्टम कोड क्या होता है, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में देखा जाए तो सीमा शुल्क अधिनियम ने 1975 में संशोधन किया था ताकि जीआई टैग में प्राप्त चावल की जो किस्में हैं उसे हार्मोनाइज सिस्टम कोड का दर्जा दिया जाए और इसी के चलते वित्त मंत्रालय ने भी किसी विशेष अधिसूचना या किसी बाधा के बिना जीआई टैग वाले चावल का निर्यात किया जा सकता है। यानी कि जो जीआई टैग वाले जो चावल है उनके निर्यात के संदर्भ में ये आपका कोड जनरेट किया गया और कोड ही को इसमें इंक्लूड करने के लिए जो सीमा शुल्क अधिनियम 1975 है उसमें संशोधन किया गया। अब इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई तो आखिर हार्मोनाइज सिस्टम क्या होता है जिसमें इस तरीके की आपका सीधा अधिनियम में परिवर्तन किया गया और इसकी क्यों आवश्यकता है इस तरीके की कोड की। तो इसकी परिभाषा देखी जाए तो ये जो आती है वह वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित एक वैश्विक उत्पाद प्रणाली होती है। अब वैश्विक उत्पाद प्रणाली है किसके द्वारा जनरेट की जा रही है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है जिसके द्वारा ये इस उत्पाद प्रणाली को पंजीकृत किया गया है, तो चलिए इस पहले सबसे नंबर तो इसी के बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त रूप में। तो इसका मुख्यालय जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के रूप में की जाती है और इसकी एक भूमिका जो आती है वो एक तरीके से अर्ध सरकारी संस्था के रूप में आती है और इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाना होता है और इसका जो फोकस क्षेत्र होता है विशेष रूप से सीमा शुल्क संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित करना होता है और इसके कुछ कार्य शामिल होते हैं जैसे कि वैश्विक मानकों का विकास करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना, इनमें सामंजस्य सुनिश्चित करना, व्यापार संबंधी आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना होता है। और इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वह 186 प्रशुल्क प्रशासन आते हैं जो भारत सहित इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा विश्व सीमा शुल्क संगठन आता है उसमें ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। तो अभी इसके अंतर्गत की गई है तो हम फिर से उसी टॉपिक पे चलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम की ओर, जिसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन कार्य होता है, एक तरीके से सीमा शुल्क प्रशासन को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाना। तो हमें इससे ये तो पता चल गया कि ये सीमा शुल्क प्रशासन को प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए हार्मोनाइज सिस्टम को लागू किया गया है। इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, इसकी कुछ श्रेणियां होती है जैसे कि इसमें 6 अंकों का एक विशिष्ट कोड दिया जाता है और ये जो कोड होता है वह लंबे कोड जोड़ने की अनुमति देता है ताकि इसका और वर्गीकरण किया जा सके। तो इसमें देशों को पहले 6 अंकों के बाद जो लंबा कोड दिया जाता है उसमें इसकी अनुमति देकर है कि और इसे और ज्यादा अगर वर्गीकरण करना है तो इसमें और कोड को एड ऑन कर सकते हैं। तो इसका गवर्नेंस एंड अपडेट्स किस तरीके से कार्य करता है, जैसे कि इस सिस्टम में द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसमें सदस्य देशों से बनी जो हार्मोनाइज सिस्टम समिति है उसमें हार्मोनाइज सिस्टम वर्गीकरण प्रणाली की निगरानी करती है और हर 5 से 6 साल में से अपडेट करती है। व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल होता है कि यहाँ लगभग 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वर्गीकृत किया गया है। 5000 से अधिक कम्युनिटी समूह लागू किए गए हैं, 200 से अधिक देशों द्वारा ये अपनाया गया है। और हार्मोनाइज सिस्टम के कुछ प्रॉफिट भी है जैसे कि यह साझा कोड पद्धति होती है जो देशों को वैश्विक व्यापार का उत्पादों को व्यवस्थित करने उन्हें ट्रैक करने में मदद करती है। आंतरिक करों, व्यापार नीतियों आदि में सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी संगठनों तथा इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागत को कम करता है और आर्थिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो ये हार्मोनाइज सिस्टम जो आता है उसके प्रमुख प्रॉफिट होते हैं। तो इस तरीके से ये हार्मोनाइज सिस्टम की व्यवस्था है। अब चलते हैं आगे की ओर तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि उद्यमिता के लिए एआई माइक्रो चाइल्ड लर्निंग मॉड्यूल है। इसके बारे में कि अभी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने उद्यमिता के लिए एआई माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल को लॉन्च किया है। अब ये लर्निंग मॉड्यूल क्या है, तो इस लर्निंग मॉड्यूल को और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जैसे कि ये मंत्रालय तो आता है लेकिन मंत्रालय के अंतर्गत और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसके बारे में बात करें तो ये जो है वह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो किससे लॉन्च किया गया है, एनएसटीसी यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम प्लस इंटेल इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह अवधारणाओं को, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा है जो आज सोच को सरल बनाना और पूरे भारत में युवा नवोन्वेषकों में उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित करना है। और इसे 2025 में 1 लाख युवाओं को प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल के प्रशिक्षण से जुड़े और उनको सशक्त बनाने से लेकर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें आता है कि ई श्रम माइक्रोसॉफ्ट या ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने ई श्रम पहल के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स लॉन्च किया है। तो क्या किया गया है? माइक्रोसाइट्स प्लस ओएसआई यानी कि ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स को लॉन्च किया है। ये माइक्रोसाइट्स के बारे में बात करें तो ये राज्य विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिन्हें राष्ट्रीय ई श्रम डेटाबेस के साथ सहजता से एकत्रित किया जाता है। इसका जो प्रॉफिट होता है वह एक तरीके से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हुआ है जो रेडी टू यूज डिजिटल अवसंरचना और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स से डेस्क पोस्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है और श्रमिकों के लिए इसमें आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं और कई भाषाओं में ये उपलब्ध होते हैं। ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पद्धति आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग करके कार्यबल की मांग और उपलब्धता में एक मौजूद अंतर को पहचान करना है और इसका मुख्य कार्य जो आता है वह उच्च मांग वाले क्षेत्रों में नौकरी की कमी को ट्रैक करना, कार्य नियोजन और कौशल विकास के समर्थन प्रदान करना होता है। तो ये श्रम माइक्रोसाइट्स का तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स के अंतर्गत एक प्रावधान आती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइम यूज सर्वे के बारे में कि हाल ही में सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2024 में दूसरा टाइम यूज सर्वे को लॉन्च किया है। ये जो टाइम यूज सर्वे है उसका उद्देश्य जनसंख्या द्वारा अलग अलग गतिविधियों पर व्यतीत किए गए समय को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वेतने को अवेतने गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापता है और इसका एक निष्कर्ष होता है कि यह रोजगार से संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करे। भारतीय परिवारों जैसे कि जेंडर की परवाह किए बिना देखभाल संबंधी गतिविधियों को मान्यता मिल रही है। जनसंचार माध्यमों खेलकूद संबंधी गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में व्यतीत किए गए समय में वृद्धि हुई है। तो ये टाइम यूज सर्वे के बारे में इसके प्रमुख निष्कर्ष के तौर पर देखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की जो सीमा बढ़ाई गई है उसके बारे में कि हाल ही में देखा जाए तो बीमा क्षेत्र में जो निवेश की सीमा बढ़ाई गई है वह आपकी 74% से 100% कर दी गई है, यानी कि पूरी 100% ही कर दी गई है। यह बढ़ी हुई सीमा जो है वह उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होती है जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करते हैं और इसमें एफडीआई की सीमा बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा अधिनियम 1956, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करता है। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का क्या महत्व है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो आता है निवेश में वृद्धि होती है। इस बीमा क्षेत्र में समृद्धि और विस्तार के लिए अधिक विदेशी पूंजी की उपलब्ध होती है। वित्तीय स्पर्धा में वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे बेहतर बीमा उत्पाद, बेहतर सीमा सेवाएं, कम प्रीमियम दर, बीमा सेवाएं उपलब्ध होना, तकनीकी सुधार देखने को मिलते हैं जिससे अत्याधुनिक तकनीकी का अपना सकेगी और बाजार में नए बीमा उत्पाद लॉन्च कर सकेगी। बीमा की पैठ में विस्तार होता है कि विदेशी निवेश करने से अधिक लोगों में बीमा कवरेज के दायरे में लाया जा सकता है और 2047 तक के सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये मदद करेगा। भारत के बीमा क्षेत्र की स्थिति जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस तरीके से है, जैसे कि कुल बीमा प्रीमियम वित्त वर्ष 24 में 7.7% की वृद्धि के साथ 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बीमा की पैठ जो आती है वह वित्त वर्ष 23 में 4% से घटकर 24 में 3.7% हो गया है। बीमा घनत्व जो आता है वह वित्त वर्ष 23 में 92 से बढ़कर 24 में 95 हो गया है। और बीमा की जो पैठ आती है वह वास्तव में यह बताती है कि देश में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत बीमा प्रीमियम पर संग्रह किया गया है और इस घनत्व का जो मतलब आता है वह किसी देश में प्रति व्यक्ति औसतन कितना बीमा प्रीमियम संग्रह किया जाता है इसके बारे में इसको रेखांकित करता है। भारत में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका जो उद्देश्य होता है वह बीमा उद्योग को संगठित और सुव्यवस्थित विकास में सुनिश्चित करना। बीमा लोकपाल विनियम 2017 जिसका उपयोग बीमा सेवाओं में मौजूदा कमियों से संबंधित शिकायतों को त्वरित, वैधनीय तरीके और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है। बीमा क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां आती है, जैसे कि भारत विश्व की बड़ी बीमा कंपनियों का ना होना कि इसमें 25 बीमा कंपनियों में से भारत की 20 कंपनियां जो है इसमें सेवा प्रदान नहीं कर रही। आर्थिक बाधाएं देखने को मिल रही है। भारतीय समाज में बीमा को अधिक प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जैसे कि सोना खरीदने को प्राथमिकता देते हैं और बीमा करने की बजाय। तो इस तरीके की ये बीमा क्षेत्र में कुछ चुनौतियां होती है।
इन हैंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली के बारे में कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इन हैंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 एक प्रणाली शुरू की। यह जो प्रणाली है, यह निर्यातकों को प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने, व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है। मल्टी यूजर एक्सेस, जो कि एक तरीके से आयातक निर्यातक कोड के तहत कई उपयोगकर्ताओं को अधिकृत करने की सुविधा देता है और इसमें उपयोगकर्ता को अनुकूल कई अन्य सुविधाएं या विशेषताएं भी शामिल होगी। यह डिजिटल हस्ताक्षर टोकन के साथ साथ आधारित ई साक्षात्कार को भी स्वीकार करता है, जिससे अधिक सुगमता सुनिश्चित होगी और सर्टिफिकेट और ऑरिजिन जो है एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किया जाने वाला एक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि निर्यातित वस्तु किस देश में बनाई गई। अब आते हैं टर्नेज कर प्रणाली के बारे में कि टर्नेज कर प्रणाली का जो विस्तार है वह केंद्रीय बजट 2025-26 में किया गया है। यह प्रणाली जो है एक तरीके से पहले समुद्री जहाजों के लिए उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में यह अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयान स्रोतों के लिए भी उपलब्ध है। इसका जो उद्देश्य होता है वह जल परिवहन को बढ़ावा देना होता है और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 कहता है कि सुरक्षित बहनीय अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। जलयान के पंजीकरण, निर्माण, संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को कानूनी रूप से इसमें एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। इसके कार्यान्वयन मंत्रालय में बात करें तो इसमें पत्तन, पूर्व परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय है, जिसकी शुरुआत टर्नेज कर प्रणाली भारतीय वित्त विनियम 2004 के तहत पेश की गई और इसका इम्पोर्टेंस हुआ था एक तरीके से अधिक माल ढुलाई को बढ़ावा देना, शिपिंग कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों जल मार्गों में जहाजों में निवेश और अधिक प्रोत्साहित करना होता है। तो ये एक तरीके से ये टर्नेज कर प्रणाली होती है, यानी कि टर्नेज मतलब कि टन भार कर प्रणाली की जो टन भार है उसके लिए किस तरीके से कर दिया जाएगा, उस प्रणाली के विस्तार करने की बात की गई है, जिसमें ये प्रमुख अधिनियम बनाए गए हैं और पहले क्या था, ये समुद्री जहाजों के रूप में उपलब्ध थे। अब आते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, इसके बारे में कि अभी देखते हुए कि 25 बेस पॉइंट की आरबीआई ने कटौती करके 6.25% ये रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये 5 साल के बाद इस कटौती में करने का निर्णय लिया गया है। अभी काफी समय से देख रहे थे कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, लेकिन प्रेजेंट में इसमें एक 5 साल के बाद ये चेंजेस देखने को मिला हुआ है। 5 साल के बाद चेंजेस देखने को मिला है, तो ये पहले कब क्या थी, मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, ये इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं और मौद्रिक नीति समिति से आपके यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये मौद्रिक नीति समिति जो है लगभग 5 साल में तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रिपोर्ट में कटौती का निर्णय लिया हुआ है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय आते हैं, जैसे कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति पर अपना रुख तथा स्थिति बनाए रखा है और ये रुख जो आता है वह आरबीआई मौद्रिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीतिगत दरों को समायोजित करने और लचीलापन बनाए है। और वित्त वर्ष 2026 में जो जीडीपी की वृद्धि है वह 6.7% रहने का इसमें अनुमान लगाया गया। खाद्य मुद्रास्फीति में दबाव में महत्वपूर्ण नमी और कमी आने की संभावना रही है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की उम्मीद है और यह एक मध्यम अवधि रही है। तो मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करें तो यह समिति जो आती है इसका गठन केंद्र सरकार 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45Z(b) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में प्रयोग करते हुए किया गया है। इस समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य जो आते हैं वह आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 जो होते हैं वह केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। ये 4 साल या केंद्र सरकार के अगले आदेश तक पद पर बने रहते हैं। एनपीसी मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर रखने के लिए आवश्यक नीतिगत दरें निर्धारित की गई और इस लक्षित दर को 4% है, जिसमें अधिकतम जो आती है वह 6% और न्यूनतम जो आती है वह 2% के बीच की निर्धारित की गई है। एनपीसी यानी कि राष्ट्रीय जो मौद्रिक नीति समिति है उसके निर्णयों के कुछ औचित्य हैं, जैसे कि पहला, मुद्रास्फीति में गिरावट की दर्ज हुई है, जिससे समृद्धि दर 2024-25 में दूसरी तिमाही के दौरान निचले स्तर में सुधार की उम्मीद है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता का जोखिम बना हुआ है। प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ साथ वैश्विक बाजार में नीतियों के बारे में अनिश्चितताएं भी जारी रही। तरलता समायोजन सुविधा के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से एक ऐसा मौद्रिक नीति उपकरण होता है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक और बैंक प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है और इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही शामिल होते हैं। और रेपो रेट एक तरीके से वो ब्याज दर होती है जहां पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी की कमी की स्थिति में उसे धन उधार देते हैं और वही जो रिवर्स रेपो रेट होती है उस वहां पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष राशि को केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं, यानी कि एक रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से ये मिली हुई है और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की ये प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिस्टम है। आप जानते हैं नेक्स्ट भारत में मुफ्ताज प्रणाली के विनिमय के बारे में।
कि आरबीआई ने दिसंबर 2024 में एक भुगतान प्रणाली पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाए तो ये 2 बार प्रकाशित की जाती है। इसे पिछले 5 वर्षों के कैलेंडर और विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके भुगतान संबंधी लेन-देन के ट्रेंड का विश्लेषण करता है और यह रिपोर्ट 2024 के आंकड़े इसमें शामिल है। भुगतान प्रणाली के बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो पहला तो आता है डिजिटल भुगतान लेन-देन, जो कि 2013 में 222 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुआ और जिनका मूल्य 772 लाख करोड़ रुपए हो गया है और 2013 की तुलना में 24 में डिजिटल लेन-देन की संख्या 94 गुना से मूल्य की दृष्टि 3.5 गुना की अधिक वृद्धि देखी गई है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई में पिछले 5 वर्षों में एसबीआई लेनदेन में 74.03% और लेनदेन के मूल्य में 68.14% की सीएजीआर की वृद्धि हुई है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के संदर्भ में बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्डों की संख्या 2 गुना से अधिक बढ़ी है और वहीं दूसरी ओर डेबिट कार्डों की संख्या में स्थिरता देखने को मिली। वैश्विक ट्रेंड में भारत प्रोजेक्ट नेक्सस को शामिल किया गया है, जो 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने का एक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क रहा है। प्रोजेक्ट नेक्सस का विचार जो आता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में प्रस्तुत किया गया था और यह संबंधित देशों की घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार भुगतान को सक्षम बनाता है। भारत में जो भुगतान प्रणाली है वो एक तरीके से मौद्रिक एवं अन्य वित्तीय लेन-देन में निपटान और आसान एवं प्रभावी बनाने के लिए स्टार्ट की गई है। अब भारत में पेमेंट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके के भारत में पेमेंट सिस्टम संचालित है, जिसमें कुछ आरबीआई के पेमेंट सिस्टम भी हैं, कुछ नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन के भी, एनपीसीआई के भी कुछ पेमेंट सिस्टम है, कुछ पीएसओ के भी सिस्टम है। तो जो आरबीआई के आते हैं वो आते हैं आरटीजीएस एंड रिटेल होता है। सबसे ज्यादा एनपीसीआई की है, जैसे कि एईपीएस, टोल पेमेंट, बिल पेमेंट, चेक का होना, बल्क पेमेंट, फास्ट पेमेंट यूपीआई और ये आईएमपीएस के माध्यम से। तो इस तरीके से ये आपका इसमें एनपीसीआई में है और ये एनपीसीआई के साथ अन्य पीएसओ में जो आते हैं वह कार्ड्स हो गए और पीपीआई आपके अन्य कार्ड अन्य पीएसओ में आते हैं और एमएसएमई जो वित्त पोषण है वो भी आपका पीएसओ में आते हैं। तो इस तरीके से भारत में ये जो पेमेंट सिस्टम है इन तीनों के दायरे में रहता है। तो ये प्रमुख दायरा दिखा दिया गया। अब चलते हैं आगे की ओर डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में। ये हाल ही में आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल भुगतान सूचकांक को जारी किया हुआ है। तो ये डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या होता है जो आरबीआई के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसे वर्ष में कितने बार जारी किया जाता है और इस माध्यम को कब शुरू किया गया था या किस बेस पीरियड पर इसे जारी किया जाता है। तो इस भुगतान का जो उद्देश्य है वह प्रणालियों के डिजिटलीकरण के विस्तार को पता लगाना, ऑनलाइन लेन-देन के स्तर को अपनाना यानी कि मापना है और जारी की गई अवधि इसमें वर्ष में 2 बार यानी कि मार्च और सितंबर के बीच में होती है। आधार अवधि यानी कि बेस पीरियड मार्च 2018 में है। इसको मापने हेतु मानदंड में भुगतान को सक्षम करने वाले कारक आते हैं। भुगतान अवसंरचना में मांग पक्ष कारक, भुगतान अवसंरचना में आपूर्ति पक्ष कारक, भुगतान प्रणाली के प्रदर्शन, उपभोक्ता को केंद्र में रखना, इसके ये प्रमुख मानदंड होते हैं। तो ये इन मानदंड को आप देख सकते हैं जो डिजिटल भुगतान से जुड़े हुए हैं। बाजार अवसंरचना संस्थान जो हमारा नेक्स्ट आता है, जिसे हाल ही में सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थानों को वैधानिक समितियों में कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के एक दिशा निर्देश जारी किया है। ये दिशा निर्देश होने पर बाजार अवसंरचना संस्थानों में अपने प्रदर्शन, अपनी वैधानिक समितियों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी की नियुक्ति करता है और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार में इसे अपनाया गया है, यानी कि आवश्यक है। बाजार अवसंरचना संस्थान के बारे में बात करें तो एक तरीके से ऐसे संगठन होते हैं जिसमें प्रतिभूतियों के व्यापार की अवसंरचना प्रदान करते हैं और इसे सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है और इनमें स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी, क्लियरिंग कोऑपरेशन आदि शामिल होते हैं और इसका उद्देश्य व्यापार को सक्षम बनाना, निवेशक होल्डिंग को सुरक्षित करना और लेन-देन का निपटान करना होता है। तो एक तरीके से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के बारे में ये सब डिटेल है। अब आते हैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग्स के बारे में। एल्गोरिथम ट्रेडिंग जो है वह सेबी ने रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव जो है वह स्वचालित रूप से खरीदने यानी कि एल्गो ट्रेडिंग को और साथ ही साथ इसके आदेशों की निर्धारित शर्तों के आधार पर सटीक रूप से निष्पादित करने की एक प्रक्रिया होती है। वर्तमान में केवल संस्थागत निवेशकों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के माध्यम से इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है और कुछ विनियामकी फ्रेमवर्क की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत आती है, जैसे एल्गोरिथम का वर्गीकरण होना। इसमें व्हाइट बॉक्स आती है जो लॉजिक यानी कि कार्यप्रणाली का खुलासा किया जाता है, दोहराया भी जा सकता है और एल्गो तो निष्पादन होता है। ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत देखें तो इसमें लॉजिक उपयोगकर्ता के लिए ज्ञात नहीं होता, उसमें दोहराया नहीं जाता। खुदरा व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग संबंधित सीमाएं होती हैं
जो इसमें एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करना होगा, जिन्हें अभी तक तय किया जाना बाकी है। एल्गो प्रदाताओं के कुछ पंजीकरण है, उसके लिए आपको सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है और इसमें एल्गो को बेचने के लिए एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण कराना होगा और ब्रोकरों के साथ साझेदारी भी करनी होगी। नेक्स्ट आते हैं पोटास के बारे में कि सरकार ने पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटास खनिज भंडारण की खोज की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक सर्वे में राजस्थान में भी पोटास भंडार की पहचान की गई है और भारत की पोटास खनिज पर आयात निर्भरता को कम होने की एक तरीके से संभावना है। तो पोटास की परिभाषा के बारे में बात करें तो पोटास कार्बोनेट और पोटेशियम लवणों का एक अशुद्ध मिश्रण होता है, जिसका मुख्य अयस्क सिलिबेनाइट है। इसका उपयोग कृषि में 90% से अधिक पोटास का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 प्रमुख पोषक तत्वों में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास में से एक है, जो सामूहिक रूप से एनपीके के रूप में आता है। और इसका एक अनुपात जो होता है, जिसमें 4:2:1 के अनुपात में होता है। ये एनपीके का अनुपात एक तरीके से देखने को मिलता है, जो पौधों की बेहतर वृद्धि में एक पोषक तत्व की एक आदर्श अनुपात के तौर पर देखा जाता है। जल का शुद्धिकरण जो होता है, इसमें पोटास एल्यूम की जल की कठोरता दूर करता है, जीवाणु रोधों के गुण होते हैं। अनुपयोग में इसका जो उपयोग होता है गिलास, सिरेमिक, साबुन, डिटर्जेंट, विस्फोटक आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। पोटास उर्वरकों में सामान्य प्रकार होता है, जैसे कि सल्फेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास आदि। मोलस्किस में बनने वाला एक पोटास है, जो कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना में 100% स्वदेशी उर्वरक इसके अंतर्गत आते हैं। पोटेशियम यानी कि के बारे में कि यह फसल उत्पादन के लिए भूमिका निभाता है। तो फसल उत्पादन में किस तरीके से, जैसे कि इसमें के पौधों में रोग प्रतिरोधी और निम्न ताप सहने की क्षमता बनाता है। तो के पौधों की जो पोटास होता है मजबूत करता है, पौधों में शुगर या स्टार्च के निर्माण में आवश्यक होता है, पौधों के सभी भागों में पोषक तत्वों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है, गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्व माना जाता है और पौधों की जड़ को भी मजबूत करता है। तो पोटास इस तरीके से पौधों के लिए एक अलग ही फसल उत्पादन में एक अलग भूमिका निभाता है। पोटास के भंडारण के बारे में बात करें तो इस पोटास का जो राजस्थान में 89% है, मध्य प्रदेश में 5%, उत्तर प्रदेश में 4%। तो सर्वप्रथम सर्वाधिक भंडार आपका राजस्थान में आता है। जो इंडियन मिनरल बुक आती है, जिसके अंतर्गत भारत में पोटास में 100% की आवश्यकता आयात को माध्यम से इसकी पूरी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के बारे में कि भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बन गया है। प्रथम स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर वियतनाम। तो मोबाइल निर्माण में भारत सेकंड नंबर पर आ गया है, फर्स्ट पर चीन आएगा, तीसरे पर वियतनाम आएगा। और भारत में बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही निर्मित होते हैं और कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में इसकी 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन की होती है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की जो स्थिति है उसके बारे में बात करें तो उसका कुल वैल्यूएशन कितना है, यहाँ पर एक तीव्र समृद्धि को दर्शाता है, जिसमें 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। उत्पादन जो आता है 2017 में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2023 के दोगुने से अधिक 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और इसका निर्यात भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया है, जो कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी इसमें 1% से भी कम देखने को मिली हुई है। अब आते हैं केंद्रीय बजट 2025 में 50 शीर्ष पर्यटनों को चैलेंज मोड में विकसित किया हुआ है। चैलेंजिंग मोडों की बात कर लेते हैं, जिसकी केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा की गई। यात्री स्थलों में राज्यों के साथ साझेदारी से विकसित किया गया और इनका जो उद्देश्य है पर्यटन संबंधी अवसंरचना को बेहतर करना, यात्रा को आसान बनाना, प्रमुख पर्यटन स्थलों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना होता है। यह राज्य को महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए भूमि उपलब्ध करानी होती है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में बजट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो पहला तो आता है रोजगार आधारित विकास काउंट। इसमें कौशल विकास कार्यक्रम, होम स्टे, मुद्रा ऋण, पर्यटन स्थलों तक यात्रा कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल होता है। आध्यात्मिक पर्यटन के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थ यात्रा और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। चिकित्सा पर्यटन में के अंतर्गत इसको आग्रही बनाने के लिए हील इंडिया पहल को बढ़ावा दिया गया है। याद भारतम मिशन को यानी कि भारत की पाठ्यपुस्तक विरासत के दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के संदर्भ में इस पर जोर दिया गया। पर्यटन के क्षेत्र में योगदान आते हैं, जैसे कि जीडीपी में वित्त वर्ष 2023 में इसका जो योगदान था वह 5% था। इस क्षेत्र में 7.6 करोड़ रोजगार सृजित होते हैं और 2023 में वैश्विक स्तर पर पर्यटन में होने वाली आय में भारत की हिस्सेदारी 1.8% रही है, जो चलते स्तर पर पर्यटन में होने वाली आय के 14वें स्थान पर पहुंच गया। पर्यटन से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि अवसंरचना की कमी, जो कि कनेक्टिविटी अधिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यक सुविधाओं का अभाव पर्यटन को प्रभावित करता है।
सुरक्षा से संबंधित चिंताएं जैसे उत्पीड़न, चोरी जैसी घटनाएं विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए खतरा पैदा करती है। पर्यावरण पर प्रभाव होता है क्योंकि पर्यटन स्थलों में अधिक भीड़ भाड़ से जीव जंतुओं के पर्यावास क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, प्रदूषण फैलाता है। और केवल कुछ सीजन में ही पर्यटन होता है, जो हर मौसम में पर्यटक नहीं आते और पर्यटन से जुड़ी सेवाओं में नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में आता है जैसे कि अवसंरचना का विकास होना, जो कि स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद योजना, क्षेत्रीय संपर्क के लिए आरसीएस उड़ान योजना इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। नीति एवं कानून के अंतर्गत देखें तो इसमें राष्ट्रीय पर्यटन नीति विविध श्रेणियों में कई ई वीजा आदि थीमेटिक टूरिज्म होता है, जो कि आरोग्य, पाक कला, ग्रामीण पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। निधि जो कि आर्थिक उद्योग को राष्ट्रीय एकीकरण डेटाबेस है, जो आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र को व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली होती है। अब आते हैं RUTAG स्मार्ट विलेज सेंटर के बारे में, यानी कि RUTAG स्मार्ट विलेज सेंटर, जिसे RSVC के नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में हरियाणा के मंडोरा में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप में स्मार्ट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया है। यह एक तरीके से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के तत्वाधान में विकसित होता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण जरूरतों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकत्रित करना, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और संधारणीय समाधानों के माध्यम से इनको सशक्त बनाना होता है। जो एक तरीके से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यक्रम में 2003 से 4 में RUTAG के अवधारणा की तैयार करती है। इस मॉडल की कुछ विशेषताएं जैसे कि यहाँ पर भौतिक उपस्थिति में देखते हैं कि पंचायत स्तर पर दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 12 प्रौद्योगिकी ट्रैक की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है, जो 15 से 20 गाँव की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में ठोस सहायता प्रदान करती है। बाजार तक पहुंच होती है, जो कि ONDC, अमेजन एंड मार्केट, मिर्ची जैसे प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग पर जोर देता है। व्यापकता की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें 20 नए केंद्र खोलने की योजना है, जिसके अलावा इसमें स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टेक्सप्रेन्योर कार्यक्रम के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में भी इसकी योजना रही है। ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका आती है, जैसे कि कृषि नवाचार यानी कि ई नाम के बारे में ऐसे प्लेटफॉर्म किसानों को बाजार से जोड़ते हुए कृषि उपज को बेहतर मूल्य पारदर्शी व्यापार प्रदान करते हैं। उद्यमिता के संदर्भ में देखा जाए तो ये ई कॉमर्स और 3D प्रिंटिंग जैसे छोटे व्यवसायों का समर्थन करती है। शिक्षा PME विद्या जो और स्वयं जैसे कार्यक्रम जो ऑनलाइन तरीके से बेहतर शिक्षा प्रदान करती है। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में देखा जाए तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम और PM जन धन योजना प्रत्यक्ष नगद रहित अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। जल प्रबंधन जो कि राष्ट्रीय जलभूगर्भ मानचित्रण प्रबंधन कार्यक्रम भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कृषि क्षेत्र में जल के दक्ष उपयोग सुनिश्चित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले हैं, जैसे कि डिजिटल क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति का होना, जो पहल कौशल संवर्धन शिक्षा विकास कार्यक्रम का एक भाग है और इसका लक्ष्य ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने, तकनीकी समाधानों को लागू करने के लिए विज्ञान आधारित संस्थानों को सहायता प्रदान करता है। ये श्रम प्लेटफॉर्म जो आता है वह असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ और सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में मदद करता है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो कि इंटरनेट बैंडविड्थ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य की राजधानियों, जिलों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ता है। डिजिटल भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो एक तरीके से राज्य विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार भूमि संबंधी जानकारियों को प्रबंधन और तकनीकी को विकसित करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है पहले। नेक्स्ट आते हैं वैश्विक क्षमता केंद्र के बारे में कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र को प्रस्तुत किया है। वैश्विक क्षमता केंद्र जो है वह इन कंपनियों में है जो कि अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, व्यवसायिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है और भारत में GCC रणनीतिक केंद्रों के रूप में उभर रहा है और यह वैश्विक व्यापार से गतिशीलता को प्रभावित करने वाले भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य को एक नया आकार देता है। वर्तमान परिदृश्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1430 और वित्त वर्ष 2024 में 1700 हो गई और वित्त वर्ष 2024 तक भारत में GCC का लगभग 1.9 मिलियन पेशेवर इसमें कार्यरत। सौरेल एप्लीकेशन के बारे में, यह एप्लीकेशन जो है वह एक तरीके से सुपर ऐप विकसित किया गया है और यह रेलवे की अलग अलग सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए वन स्टॉप समाधान प्रस्तुत करता है। सौरेल के बारे में बात करें तो इस ऐप के जरिए आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट जैसी बुकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है और इस ऐप का मुख्य फोकस है जो इसके लिए यूजर इंटरफेस के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना होता है और ये विकास रेलवे सूचना प्रणाली के निर्णय किया हुआ है। तो आपको ये सौरेल ऐप जो है यानी कि एप्लीकेशन है उसको याद रख लेना है, जो कि एक तरीके से रेल मंत्रालय का ऐप है, तो अलग अलग सेवाओं से सुव्यवस्थित है क्योंकि आप अगर ट्रेन की यात्रा करते हैं तो आप टिकटों से रिलेटेड आपकी चीजें मतलब की सेवाएं प्राप्त करने से आपके लिए फायदेमंद भी होगा
ट्यूटोरियल ऐप आप वैसे खोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं उसके क्या-क्या सर्कमस्टांसेस हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। इसमें एक शुद्धि पत्र दिया गया है जो कि जो जनवरी 2025 का मैगज़ीन था। उसमें जो आपका आर्टिकल 3.0 आता है, जो रुपए का मूल्यह्रास से संबंध है, उसमें इसमें गलत उल्लेख दिया है और वर्तमान में इसका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का ही पालन करता है और कभी-कभी इसमें आरबीआई भी हस्तक्षेप करता है। तो ये दिया हुआ था, लेकिन सही जानकारी क्या है? इसमें दिया गया है कि भारत प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि देश में मुद्रा बाजार और विनिमय दर को आरबीआई द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित नहीं किए जाएंगे और ये आरबीआई सक्रिय रूप से बाजार में हिस्सा लेता है, जिसका घोषित उद्देश्य अस्थिरता को कम करना, विनिमय दर को नियंत्रित रखना होता है। तो ये आपका जो डिफरेंशिएशन है आप भी देख सकते हैं, जो हमारा लेक्चर 3 है, जनवरी का जो मैगज़ीन कराया गया था, तो इसमें ये चेंजेस आपको करना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये इकोनॉमी से रिलेटेड जो पार्ट सेकंड है, वो आज क्लास के अंतर्गत फिनिश होता है। मतलब कि आज हमारा पार्ट सेकंड इसका कवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी, पीएससी विद शिक्षा पर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी हमने नॉर्मल पीडीएफ आपकी दी हुई है पिन अंडरलाइन वाली, तो आप अगर उसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो भी देखते रहिए। और इसकी पीडीएफ जो अभी जिस तरीके से अंडरलाइन की गई है, तो ये पीडीएफ आपको लास्ट क्लास में मिल जाएंगे। आप तब तक इस लेसन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।